अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि क्या तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने पर फॉरेनर को वैल्यू एडिड टैक्स देना पड़ता है। वैट टैक्स की कितनी किस्में हैं और कौन सी प्रॉपर्टी पर वैट टैक्स देना पड़ता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें यह बताएं कि क्या तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने पर फॉरेनर को वैल्यू एडिड टैक्स देना पड़ता है। जी कलीमुल्लाह, टॉपिक बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया सर। और सबसे खुशखबरी की बात ये है कि तकरीबन 2017 में जो है वैल्यू एडिड टैक्स फॉरेनर के लिए ख़त्म कर दिया गया था। 2017 में अप्रैल 2017 में गवर्नमेंट ऑफ टर्की ने फॉरेनर के लिए वैल्यू एडिड टैक्स ख़त्म कर दिया। अब बीइंग ए फॉरेनर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी $2.5 लाख की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ऑफ टर्की जो है, यानी टर्की की हुकूमत जो है, वो आपको पासपोर्ट दे रही है, नेशनैलिटी दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, आपको आपको आपकी बीवी को और बच्चों को वो शहरियत दे रही है। तो ऐसी सूरत में वो आप पे टैक्स क्यों लगाएगी? तो गवर्नमेंट ने ये किया कि जो फॉरेनर्स जितने भी हैं, जब वो प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे या फॉरेनर कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं, फॉरेन कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो कि बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हैं, तो उसको समझ लें इनक्रेज करने के लिए या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मज़ीद ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने ये टैक्स ख़त्म किया। अब ऐसा है कि टर्की में 3 किस्म का वैल्यू एडिड टैक्स है, जो 1% से लेकर 18% तक है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये 1% वैल्यू एडिड टैक्स किसको देना पड़ता है, 8% वैल्यू एडिड टैक्स किसको देना पड़ता है, और 18% वैल्यू एडिड टैक्स किसको देना पड़ता है। और सबसे बड़ी अच्छी और खुशी की बात ये है कि फॉरेनर को वैल्यू एडिड टैक्स देना नहीं पड़ता अगर वो प्रॉपर्टी इन 4 उसूलों के तहत ख़रीदता है और 4 एहतियाती तदाबीर करता है, तो उसको 1% भी वैल्यू एडिड टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये जो बात है, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में जितने भी कंसल्टेंट हैं वो किसी भी हमारे भाई को 60,000 या इससे ज़्यादा की ही प्रॉपर्टी सेल करते हैं। इससे कम जो ऑफर्स हैं वो क्लाइंट को क्यों नहीं दी जाती। जी बिल्कुल करीमुल्लाह, ये जो बात है ये सबसे अहम बात है कि जैसा कि आप देखें कि जितनी भी नई प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ये है कि 1 स्क्वायर मीटर जो जगह है उसकी वैल्यू है तकरीबन $1,000। जी सर। तो जब आप छोटे छोटा घर जो स्टूडियो अपार्टमेंट 45 स्क्वायर मीटर का होता है, लेकिन 1+1 जो अपार्टमेंट है, 1+1 यानी एक बेडरूम और ड्राइंग वाला जो घर होता है, वो 65 स्क्वायर मीटर यानी 65 स्क्वायर मीटर से शुरू हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है तो सर। अगर $900 का भी 1 स्क्वायर मीटर बने, तो इस तरह से वो $60,000 की प्रॉपर्टी बनती है। जी सर। तो मोस्टली क्या होता है कि ये नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नए प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ये कंसल्टेंट ऑफर कर रहे होते हैं, और इन्होंने कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया हुआ होता है। जी सर। और कंपनी ने इनको ऑफर दी हुई होती है कि आप जब ये प्रॉपर्टीज हमारी सेल करेंगे तो हम आपको एडिशनल जो है इतने परसेंट मुनाफा आपको देंगे। बिल्कुल ठीक है तो सर। इस बेस पर वो जो कंपनी इनको 5% या 10% जो भी मुनाफा देती है, इसी उसी मुनाफे पर ही तो ये अपने ऑफिस और अपना ये पूरा सेटअप चला रहे होते हैं। सही हो तो गया सर। इसलिए इनको सूट नहीं करता कि ये $15,000 वाली प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी, $20,000 वाली, $25,000 वाली या $30,000 वाली जो प्रॉपर्टी है, जो फैमिलीज माइग्रेट कर रही हैं, जो लोग यानी कि जो जॉब करने वाले तबका है हमारा, या जो ऐसे लोग हैं जो किसी मजबूरी के तहत पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाहते हैं, दुबई से, सऊदी अरब से, इंडिया से, इसी तरह से बर्मा से, या दुनिया के किसी भी मुल्क से वो ट्रैवल करना चाहते हैं किसी मजबूरी की वजह से, बिल्कुल सही है। और उनके पास ना ही $50,000 है, उनके पास ना ही $2 लाख है, उनके पास ना ही $2.5 लाख है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो किसी इस्लामी मुल्क में चले जाएं और वो अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी आराम सुकून से गुजार सकें। सही हो गया सर। तो ये जो हमने पैकेज दिया, हमने ये कोशिश की कि हम उनके लिए सस्ते घर ढूंढ के दें और लोकल पॉपुलेशन से ढूंढ के दें। इनमें ज़्यादातर जो लोग हैं उनको तो टर्किश लैंग्वेज नहीं आती,
जी सर। जब उनको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती, वो खुद प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बने हुए हैं, तो जब उनको वो जितनी भी बात करेंगे इंग्लिश में ही बात करते हैं, किसी से करते हैं तो। और बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ रखा हुआ है। अब ये जाके मोहल्लों में, जगहों में, मुख्तलिफ जो एरियाज़ में जाके टर्किश लोगों के साथ निगोशिएट करके, उनके साथ बात करके, या टर्किश जो भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उन सेलर से ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जी सर, क्योंकि बिल्कुल इनको ठीक। खुद लैंग्वेज नहीं आती। जब इनको लैंग्वेज नहीं आती, उनके साथ कम्युनिकेट करके ये सस्ती प्रॉपर्टी ढूंढ कर नहीं दे सकते लोगों को। तो ये एक बैरियर होने की वजह से इन्होंने आसान हल ये निकाला कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर उनकी आगे एडवर्टाइजिंग टीम बन गए, और इन्होंने यूट्यूब चैनल बना के बैठ गए, और इस तरह से इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफर करना शुरू कर दी। सही हो गया यानी सर। कि इनका अपना जो बैकग्राउंड था, इन्होंने ये कोशिश ना की कि आने वाले लोगों की खिदमत की जाए, उनमें 100 बंदे में से मसलन जैसे हम कहते हैं कि जब सेंचुरी बनाई जाती है तो हर बॉल पे छिक्का नहीं लगता, ऐसा ही है सर, बिल्कुल। सिक्सर हर बॉल पे नहीं होता, और हर बॉल पे फोर भी नहीं बनता। इसी तरह से बाज दफ़ा सिंगल, डबल, और उसके बाद सिक्सर या फोर की बात आती है। बिल्कुल सर, ऐसा ही तो है। ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ वही इन्वेस्टर है जिसने $1 लाख इन्वेस्ट करना है, या कम से कम $60,000 इन्वेस्ट करना है, या जिसने $2 लाख या $2.5 लाख इन्वेस्ट करना है। यानी इनके पास कोई मजबूर बंदा, या जो कोई जॉब करने वाला बंदा है, या कोई छोटा मोटा अपना सेटअप बनाना चाहता है, फैमिली के साथ आना चाहता है, ये उसको किसी किस्म की कोई सर्विस नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनको कमीशन नहीं बचेगा, क्योंकि इनको बड़ी रकम उसमें से नहीं बचेगी, क्योंकि ये उसमें कोई 20-30 हज़ार डॉलर की दिहाड़ी नहीं लगा सकेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो ये गैप होने की वजह से, ये प्रॉब्लम होने की वजह से हमने ये कोशिश की, क्योंकि हम 12 साल से टर्किश लोगों के साथ काम कर रहे हैं, मुझे पूरी टर्किश लैंग्वेज आती है। हमारे तकरीबन 4 से 5 हज़ार टर्किश लोगों के जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हैं, सर्विस सेक्टर में भी हैं, हर तरह के बिजनेस में हैं, और हर शहर में हैं। जी सर, ठीक हो गया। अब बात यह है कि हमें सपोज करें कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है कोई बुरसा के अंदर, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे इजमीर में लेनी है, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे अगर ट्रैबजोन में प्रॉपर्टी लेनी है अपने क्लाइंट के लिए, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं एक छोटे से गांव में जाकर, एक छोटे से मोहल्ले से भी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी टीम वसी है, और अब मुझे खुद टर्किश लैंग्वेज आती है। मैं उस गांव के उस बंदे के साथ कम्युनिकेट करके, उससे निगोशिएट करके रेट कम करवा सकता हूँ। बिल्कुल सर, ऐसा और ही है। मुझे हर एरिया का पता है। और आपको पता है कि जब हमने ये 4-5 महीने पहले बात शुरू की, हमारी पहली वीडियो जब आई कि आप टर्की में सिर्फ 15 या 20 हज़ार डॉलर की प्रॉपर्टी लेकर भी रेजिडेंस ले सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। टर्की का ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसमें आप $1 लाख की तो प्रॉपर्टी लें तो आपको, हालांकि उसका तो सिर्फ इन्वेस्टर के लिए ना, कि $2.5 लाख की लोगे तो आपको पासपोर्ट मिलेगा। ऐसा ही है सर। अगर आप $1 लाख की ले रहे हैं तो आप 2.5 लाख की तो नहीं ले रहे। तो इसका मतलब है कि $1 लाख की प्रॉपर्टी लें या आप 60,000 की प्रॉपर्टी लें, तो भी आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस ही मिलता है। बिल्कुल सर, ऐसा अगर ही आप है। $20,000 की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो फिर भी वही आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगा। गवर्नमेंट तो कहती है अगर आप $10,000 का भी घर ले लें, एक ही कमरे वाला घर ले लें, हमें आपने सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट देने हैं, हम आपको उसकी बेस पे रेजिडेंस दे देंगे। उन्होंने कोई मिनिमम की लिमिट नहीं रखी इसमें, प्रॉपर्टी रेजिडेंस में। बिल्कुल तो सर, ऐसा जब ही है। ये लोग $1 लाख का घर लेके उसको प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेके दे रहे होते हैं, तो जब हमने ये ऑफर किया कि $20,000 में आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं, तो बहुत से लोगों ने कहा क्या ये हकीकत है? आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि जब $60,000 का घर लेंगे या $1 लाख का घर लेंगे, तो आप अगर 1 लाख का भी घर लेते हैं तो आपने 2.5 लाख तो इन्वेस्ट नहीं किया। $2.5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपको पासपोर्ट मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो $2.5 लाख की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब 2.5 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आपने उसके कमीशन और वो सारे जो मामलात करके, डॉक्यूमेंटेशन करके, वो आपको 2,80,000 में पड़ जानी है। इसका मतलब है $2,80,000 आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो फिर ये लोग आपको $60,000 का घर लेकर पासपोर्ट लेके देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेके देते हैं। तो जो अगर आप 15,000 या $20,000 का घर ले लेंगे तो उस पर भी आपको वही प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी।
फ़र्क कोई भी नहीं है, प्रोसेसिंग सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे वो टेक्निकल बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि 1% जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो पुरानी और सस्ती प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगता है। 1% जो वैल्यू एडिड टैक्स है, जो 1% वैट है, वो पुरानी और सस्ती यानी 2 स्टार और 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ जो हैं, या पुरानी प्रॉपर्टी है 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल, उनके ऊपर 1% टैक्स लगता है। जो नई प्रॉपर्टी है और महंगी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 8% वैल्यू एडिड टैक्स लगता है। यानी अगर आप 3 स्टार से ऊपर यानी 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी लेंगे, महंगी वाली प्रॉपर्टी लेंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स लेंगे, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपको 8% टैक्स देना होता है। ठीक है, आपको नहीं, फॉरेनर्स को नहीं देना होता, लोकल जो जितने भी बाय करते हैं उनको 8% देना होता है। इसी तरह से जब आप वो प्रॉपर्टी जो है सीधी सी बात है कि 150 स्क्वायर मीटर से अगर कम है तो 8% है। अगर वही प्रॉपर्टी का एरिया 150 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो उस पर 18% है। यानी कि आपका घर, अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो 5 मरला जगह जो है, या अगर आप उसको स्क्वायर मीटर में समझते हैं तो 150 स्क्वायर मीटर जो है एरिया, ये पाकिस्तान में 5 मरला के बराबर बनता है। पाकिस्तान के अलावा आप इसको कर लें कि 150 स्क्वायर मीटर, 150 स्क्वायर मीटर जो एरिया है उसके ऊपर उससे कम या उसके बराबर एरिया पर 8% टैक्स है। अगर जो इससे ज़्यादा एरिया हो जाएगा, 200 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, जब 150 से ज़्यादा स्क्वायर मीटर हो जाएगा तो तब आपको 18% टैक्स देना होता है। और वो भी 4 स्टार और 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ पर, और वो भी सिर्फ लोकल लोगों को देना होता है, फॉरेनर्स को वो भी नहीं देना होता। अब पहली तो तफसील बताने, इसके दो पहलू हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला पहलू तो ये है कि ये आप 3 तरह का वैल्यू एडिड टैक्स है। पहली बात तो ये समझ लें कि टोटल 3 तरह का है, लोकल लोगों को भी ये तीनों तरह का टैक्स देना पड़ता है, फॉरनर को ये नहीं देना पड़ता। पहली बात तो ये कंफर्म होगी कि फॉरनर को जो है सिर्फ पहला जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो टैक्स है ना 8% और 18% वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फॉरनर अगर नई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके ऊपर उसको पहला भी नहीं देना पड़ेगा। अब फॉरनर अगर पुरानी खरीदेगा तो उसके ऊपर जो है एग्जाम्पशन अलाउ नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये तीनों किस्म का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी मैं दोबारा बात रिपीट करूँगा, अगर आप फॉरनर हैं और आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं टर्की में, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार किसी भी तरह की नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नई प्रॉपर्टी से मुराद प्राइमरी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खुद बनाई है, कंस्ट्रक्ट की है और आपने डायरेक्ट उससे कब्जा ले लिया है, उससे खरीदी है। तो जब आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से डायरेक्ट खरीदते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, 5 स्टार हो, महंगी हो या सस्ती हो, बीइंग अ फॉरनर आपको वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देना होगा। ये बात क्लियर है, 100% कन्फर्म्ड है, टेस्टेड है, वेरीफाइड है। अब बात क्या है कि आपसे कब टैक्स लिया जाता है, कि जब आप पुरानी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या ऐसी नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी से किसी एक बंदे ने खरीदी है और उसके बाद आप उससे ले लेते हैं। मसलन कलीमुल्ला वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है कंस्ट्रक्शन कंपनी से और मैं इससे ले लेता हूँ, तो फिर उसके ऊपर प्रॉपर्टी पर वैल्यू एडिड टैक्स होता है। अब मुझे या तो कलीमुल्ला से पहले बात करनी चाहिए कि क्योंकि मैं तो फॉरेनर हूँ, मुझे तो वैल्यू एडिड टैक्स एग्जेम्प्टेड है, भाई ये जो टैक्स है ये तुम्ही ने पे करना है, क्योंकि मैं तो फॉरेनर हूँ, मुझे तो गवर्नमेंट ने सहूलत दी हुई है। अब अगर ये राज़ी हो जाता है तो मैं इसे सौदा कर लेता हूँ, अगर ये राज़ी नहीं होता तो मैं कंपनी से ले लेता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप कंपनी से डायरेक्ट, अगर आपने नया घर खरीदना है तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी लेनी है जो आप डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हो, किसी मालिक मकान से ना ले रहे हो। तो उसके ऊपर आपको 1%, 8% या 18% किसी भी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता, ये जेहन में रख लें। ठीक हो गया, यानी वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देना पड़ता। टापू का जो टैक्स है वो अलहदा से है, वो 3% है, वो आपने देना होता है, और बाकी जो है वो थोड़े बहुत अखराजात हैं वो। लेकिन जो ये वैल्यू एडिड टैक्स की बात कर रहे हैं ये फॉरनर के ऊपर लागू नहीं होता।
अब होता ये है कि आपको प्रूव करना होता है कि आपने, यानी फॉरेनर ने ये प्रूव करना होता है, एक तो वो टर्की के अंदर रह नहीं रहा, टर्की का उसके पास कोई रेजिडेंस कार्ड नहीं है, यानी कि उसने शादी नहीं की हुई, बिजनेस नहीं किया हुआ या जॉब नहीं कर रहा टर्की में पहले से, उसने ये प्रूव करना है। दूसरा ये करना होता है कि उसका अपनी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है टर्की में, उसका कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है टर्की में। तीसरा ये प्रूव करना होता है उसने कि वो जो है इन्वेस्टमेंट बाहर से लेकर आया है, फॉरेन करेंसी की सूरत में लेकर आया है। जब फॉरेन करेंसी की सूरत में आप बाहर से लेकर आते हैं तो मिनिमम 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी का होना चाहिए जो बैंक से ट्रांसफ़र हो, या आप जब कैश की सूरत में लेकर आते हैं तो एयरपोर्ट पर कस्टम डिक्लेरेंस जो है वो होना चाहिए और उसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए, कस्टम अथॉरिटी उसको लिख के दे कि ये बंदा इतना कैश लेकर फलां डेट को, इस डेट को इतने बजे टर्की आया, तो वो लेटर पे स्टैंप करके सिग्नेचर करके दे देगा। तो 4 रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हैं तो आपको वैल्यू एडिड टैक्स एग्जेम्प्टेड है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप फॉरेनर हैं और आप टर्की में, आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप टर्की में रह नहीं रहे हैं, ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 50% मिनिमम, कम से कम 50% जो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 50% आपने फॉरेन करेंसी में पेड किया है, और बाकी आप जो है चाहे तो 1 साल में दे दें, चाहे तो आप महीने बाद दे दें, लेकिन विद इन ईयर आपने बाकी पेमेंट करना होती है। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप कैश लेकर आ रहे हैं तो कैश जो है आप कस्टम एयरपोर्ट पे आपने डिक्लेरेशन दी और कस्टम अथॉरिटीज़ ने आपको कंफर्मेशन लेटर बना कर दिया कस्टम अथॉरिटी की तरफ से कि इतना कैश ये बंदा फलां डेट को लेकर आया है, वो लेटर साथ लगाना है। और आपने साबित करना है कि आप ऑलरेडी टर्की में नहीं रह रहे, ना ही आप जॉब कर रहे हैं, ना आप शादीशुदा हैं, आप पहले से टर्की में मौजूद नहीं थे, आप फॉरनर, यानी कि टर्की में आपके पास रेजिडेंट कार्ड नहीं है। रेजिडेंट कार्ड से मुराद आपके पास ब्लू कार्ड नहीं है, ब्लू। जिनके पास ब्लू कार्ड है, ब्लू रेड वाले की बात नहीं हो रही, जिनके पास ब्लू कार्ड है वो एग्जेम्प्टेड नहीं होंगे। जो टूरिस्ट वीज़े पर आके रेड कार्ड लेते हैं यानी टूरिस्टिक रेजिडेंस लेते हैं उनको कोई इशू नहीं है। तो ये 4 रिक्वायरमेंट आप अगर पूरी करते हैं तो आपको 1% भी वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देना होगा। शर्त ये है कि आप नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी से ख़रीदेंगे, किसी मिडल मैन से नहीं ख़रीदेंगे, किसी दूसरे बंदे से नहीं ख़रीदेंगे कि उसने कंपनी से ली हुई है और आपको सेल कर दी। क्योंकि टर्की की गवर्नमेंट का ये लॉ है कि जब कोई प्रॉपर्टी कंपनी सेल करती है तो पहला जो बायर है अगर वो ख़रीद कर 6 महीनों के बाद सेल करेगा, 8 महीनों के बाद सेल करेगा, तो उसके ऊपर 18%, 8% से लेकर 18% टैक्स देना पड़ता है। अब अगर सपोज करें एक बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदता है और वो 8 महीनों के बाद सेल कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी पर वैल्यू एडिड टैक्स लागू हो चुका है। अगर आप एज ए फार्नर वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो या तो आप वो वैल्यू एडिड टैक्स दें या वो मालिक दे, तो ये आपको एग्री होना पड़ेगा। अगर वो मालिक कहता है कि मैं दे दूंगा वैल्यू एडिड टैक्स तो इट्स ओके, अगर वो कहता है मैं नहीं दे रहा तो आप डायरेक्ट कंपनी से ले लें। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं, ये जो सारी सूरत हाल है, इसको कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस। और ये आम सादा बंदे को इतना पता नहीं होता। जब आपको इतना पता नहीं होता तो ये लोग क्या करते हैं, सीधे लफ्ज़ों में आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको नई प्रॉपर्टी सेल करके आपसे टैक्स भी ले लिया जाता है और आपको कहा जाता है कि ये तो कानून में है, इतना आपने टैक्स देना है, हालांकि आपको एग्जाम्पशन मौजूद है। आप पहली रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हैं कि आप कैश ला रहे हैं, फॉरेन करेंसी लेकर आ रहे हैं, आप फॉरेनर हैं, पहले टर्की में रहते भी नहीं हैं, आपका कोई बिजनेस भी नहीं है टर्की में, ये रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। अगर आप कैश लेकर आ रहे हैं तो आपको चाहिए एयरपोर्ट से वो आप डिक्लेरेशन फॉर्म बनवा के ले आए, कोई मसला नहीं है। आप पहले कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे, रेजिडेंट भी नहीं है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं तो आपको वैल्यू एडिड टैक्स फॉरेनर होने के नाते देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं जो चीप भी है, सस्ती भी है, 5 साल पुरानी है, 8 साल पुरानी है, 6 साल पुरानी है, उसके ऊपर सिर्फ 1% वैल्यू एडिड टैक्स है, वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप पुरानी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। तो इसलिए ये बातों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैल्यू एडिड टैक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जो आप 150 स्क्वायर मीटर से बड़ी, यानी 5 मरले से बड़ी प्रॉपर्टी होगी
तो उस वो या अगर कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही होगी तो उसके ऊपर 18% टैक्स है। तो ये तीन किस्म का टैक्स 1%, 8% और 18%। 1% सस्ती प्रॉपर्टी के लिए, 8% 150 स्क्वायर मीटर से कम जो प्रॉपर्टी है उस पर, और 18% 150 स्क्वायर मीटर से जो ज़्यादा प्रॉपर्टी है उस पर लागू होता है। और ये तीनों किस्म का जो टैक्स है ये फॉरेनर को नहीं देना होता। इसीलिए आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढने की ज़रूरत होती है। अगर आप नई ले रहे हैं तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी से लें, अगर आप पुरानी ले रहे हैं तो फिर आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा, और आप वो कोशिश करके एक अच्छा नेगोशिएट करके सस्ती और बेहतरीन प्रॉपर्टी लें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। कोशिश तो आपने की है, लेकिन ये कुछ टॉपिक इस तरह का था कि मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश किया, हो सकता है फिर भी बहुत से लोगों को समझ ना आई हो। फिर भी अगर समझ नहीं आई तो कमेंट में लिखिएगा या सवाल पूछिएगा, जिस बात की समझ नहीं आई मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह सर, माशाल्लाह आपने सर बड़ी ही तफसील से बताया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर मैं आपसे ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि आपके कहने के मुताबिक कि $2.5 लाख से कम कोई भी बंदा अगर पैसे लगा के प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको सिर्फ प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट ही मिलेगा, ऐसे चाहे वो 1 लाख का खरीदता है, 5,000 का खरीदता है, $50,000 का घर खरीदता है। जी जी। तो इनका सबका तरीकाकार भी सेम होगा अप्लाई करने का? यही तो ये लोगों ने कन्फ्यूज़न पैदा की हुई है कि अगर आप 2.5 लाख से कम की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जी सर। तो चाहे आप 1 लाख की खरीद रहे हैं चाहे आप 1.5 लाख की खरीद रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको सिर्फ प्रॉपर्टी रेजिडेंस ही मिलेगा। सही हो गया सर। अगर आप वो $20,000 की भी खरीद लेंगे ना, $15,000 की भी खरीद लेंगे, फिर भी आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस ही मिलेगा, पासपोर्ट फिर भी नहीं मिलेगा। अप्लाई करने का तरीका भी सेम इनका? अप्लाई करने का भी तरीका सेम है, सेम कानून लागू होता है, सब कुछ सेम है। इसका मतलब है कि जो बंदा 15 या $20,000 की प्रॉपर्टी खरीद रहा है जी सर। और दूसरा बंदा 1.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो कानून की नज़र में दोनों बराबर हैं। सही हो गया सर। तो ये जो लोग कहते हैं कि 20,000 की प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी रेजिडेंस नहीं मिलता, इनको ये सोचने की ज़रूरत है कि 1 लाख की प्रॉपर्टी पर किस कानून के साथ तहत मिल रहा है। जब 1 लाख की प्रॉपर्टी पे मिल रहा है तो इसका मतलब है आप 15,000 की भी प्रॉपर्टी ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक सर, है। ऐसा ही है। अब इन्वेस्टर सिर्फ वही है गवर्नमेंट की नज़र में जिसने $2.5 लाख इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल बाकी सही। ये जो दोनों है 20,000 वाला भी और 1 लाख वाला भी, इन दोनों को 5 साल के बाद पासपोर्ट मिलेगा। इनको 3 माह या 6 माह के बाद नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा। लेकिन जो $2.5 लाख जिसने इन्वेस्ट किया है उसी को 3 माह के बाद पासपोर्ट मिलेगा। सही हो गया तो सर। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं या 20,000 की खरीदते हैं, आप दोनों बराबर हैं कानून की नज़र में और दोनों को ही प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से मेरे इस सवाल का भी जवाब दिया जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर भी इसके अलावा अगर हमारे किसी भाई को वैट के बारे में, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो वो कमेंट करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा और देखा जाएगा कि अगर आप का जो सवाल है वो रीज़नेबल है तो उस पर मैं वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।